माहौल में चुनाव की तरीके से बात करने में बहुत ही काबिल लोगों में उनकी गिनती है। जिन जिन बातों का उन्होंने उल्लेख किया केवल आप उनकी ही चर्चा कर दीजिए। उन्होंने कहा कि हमने कितने करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्त कर दिया। वह उसका आंकड़ा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिए गए गैस कनेक्शनों की स्थिति क्या है, यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है कि दोबारा रिफिल कराने वालों की संख्या कितनी है। इसमें आप एक उंगली के पोर भी पूरे नहीं होते। इन्होंने ये कहा कि हमने इतने करोड़ लोगों को मुक्त खुले में शौचालय से मुक्त कर दिया है। आप किसी गांव में चले जाइए, किसी जिले के, इस देश के किसी राज्य के किसी जिले के किसी गांव में चले जाइए, आपके सामने हकीकत खुल के सामने आ जाएगी। इन्होंने कहा कि मैंने इतने करोड़ लोगों को निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था कर दी। पिछला कोरोना का काल जिसमें लोगों की अकाल मृत्यु हुई, बिना दवा और बिना चिकित्सकों की मृत्यु हुई, इस बात का प्रमाण है कि इस योजना का लाभ कितना लोगों को मिला। वह ये पूरी की पूरी योजना कितनी फर्जी साबित हुई, यह पूरा देश जानता है। हैप्पीनेस के इंडेक्स में हमारी गिनती कहां है, इस पे चर्चा करना बेकार है, अन्यथा आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आजादी की स्थिति क्या है, एक विचार व्यक्ति की क्या स्थिति है, जिसको आप प्रेस इंडेक्स की बात हम लोग करते हैं। 180 देशों में हम कहां हैं, अगर इसको कहेंगे आप तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। गुजरात में जहां सम्मानित प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं, आप पिछला 2017 का चुनाव याद कीजिए। एक जहाज उतरा था पानी के ऊपर साबरमती में, और उसे उड़ करके सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने एक यात्रा की थी। वह जहाज दोबारा कहां चला गया मैं आज तक नहीं जाना। पिछले 5 वर्षों में वो है भी कि नहीं है, या कहीं पे वो पार्क कर दिया गया है, फिर 2022 के लिए उसको सुरक्षित कर दिया गया। उसी चुनाव में आपको याद होगा राजीव जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी और आज के गृह मंत्री जी, इन्होंने एक मेट्रो पे यात्रा की थी। बड़ा हल्ला हुआ कि अहमदाबाद, राजकोट, यहां वहां सब मेट्रो चालू कर दी जाएगी। वह पूरे के पूरे प्रोजेक्ट आज 5 साल में उसकी कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। सम्मानित प्रधानमंत्री ने राजकोट में जो आज भाषण दिया उसमें इसका उल्लेख तक नहीं किया। इस देश की अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई है, इसकी बात आप उनसे कीजिए जो जीएसटी लागू होने के बाद जिनको अपने कारोबार बंद करने पड़े। जीएसटी के लागू होने के बाद उन राज्यों से पूछिए जिनके आय के साधन कम हो गए। आप उन राज्यों से पूछिए जिनको केंद्र से मिलने वाले की धनराशि के लिए उनको किस तरह से गिड़गिड़ाना पड़ता है। बेरोजगारी की स्थिति पूरे देश में क्या है, इस बात का प्रमाण है कि आपकी अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंची, कितना लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय जगत में जो अंतरराष्ट्रीय मुद्राएं हैं उनकी तुलना में आपके रुपए की क्या स्थिति है, यह आपको बताता है कि आपकी अर्थव्यवस्था कहां है। कैसे कह लेते हैं लोग, कितनी हिम्मत करते हैं इस तरह की बात करने की। यह देश दिन प्रतिदिन रसातल की ओर जा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। पिछले गुजरात में की बात कीजिए और देश में ही बात आप कर लीजिए, एक कोई शिक्षण संस्था खुली हो, एक जिसका अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर से कोई गिनती हो। केवल शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, केवल और केवल। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप स्कूल की, विश्वविद्यालय की, महाविद्यालय की शक्ल नहीं देख सकते हैं। हम लोगों को अपने उन आजादी के नायकों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने ऐसे शिक्षण संस्थाएं दी कि हम और आप पढ़ पाए। आज के हालात होते तो इस शिक्षा की शक्ल नहीं देख पाते आप। चिकित्सा की ये बात कर लीजिए, चिकित्सा का आधारभूत ढांचा, क्या केवल बिल्डिंग बना देने से चिकित्सा व्यवस्था मजबूत होती है? क्या मकान बना देने से चिकित्सा केंद्र शुरू हो जाते हैं? चिकित्सक, स्पेशलिस्ट, नए नए तौर तरीके, इनके लिए आपने किया क्या सिवाय बिल्डिंग बनाने के, सिवाय ठेकेदारी करने के और आपके संगठन और आपके दल से जुड़े हुए लोगों को ठेका देने के? अगर किसी राज्य में निजी मेडिकल कॉलेज अगर न खुले हों तो आपकी संख्या जहां की तहां है। और उन निजी मेडिकल कॉलेजों की स्थिति क्या है? कोई सामान्य आदमी नहीं, सामान्य आदमी बात छोड़ जो अपने आप को विशिष्ट समझता हो, वह अगर सोच ले कि उन निजी मेडिकल कॉलेज अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको पूरा घर द्वार बेच देना पड़ेगा। और उनमें भी पढ़ाई क्या होगी जहां फैकल्टी नहीं है। तो सामान्य शिक्षा जो है प्राइमरी से लेकर के और विश्वविद्यालय तक, शोध की स्थिति क्या आपने बना दिया? जो लड़कों को जीआरएफ वगैरह मिला करता था उसकी संख्या घट के कहां से कहां पहुंच गई।
उनको पैसे के भुगतान की स्थिति क्या हो गई। गुजरात सहित देश के हर राज्य में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में जो स्वीकृत पद हैं वो भरे नहीं गए। कहां की बात करते हैं आप? केवल आप भाषण देते हैं, लोग उसको सुनते हैं, आपके पार्टी के लोग विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं, लेकिन इस तरह के असत्य बातों कहने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए आपको। आप कहते हैं कि आप गांधी के आदर्शों पर चलते रहे, रोज आप गांधी को याद करते हैं, और जिन आपके से जुड़े हुए लोग, आपके समर्थक, आपकी पार्टी के लोग नाथूराम गोडसे की तरफदारी करते हैं, उसको महिमा मंडित करते हैं, उनके बारे में आप एक शब्द नहीं बोलते। तो ये पाखंड कैसे चलेगा? और ऐसा नहीं कि इस पाखंड को लोग जानते नहीं है। और राजीव जी, मैं इस बात से आपसे असहमत हूं विनम्रता पूर्वक कि आपने कहा कि पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम गलत साबित हुए। कैसे गलत साबित हुए? आप एक ऐसी पार्टी जिसने अपनी ताकत तिगुनी बढ़ाई, एक ऐसा विपक्ष जो लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों में 500 से 2000 मतों के बीच से हार गया या हरा दिया गया, तो ये परिवर्तन के संकेत नहीं थे? जो लोग परिवर्तन की बात कर रहे थे तो गलत। क्या चुनाव के परिणाम ही आपके आकलन को सत्य और सत्य साबित का प्रमाण जारी करेंगे? जो लोग कह रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में सत्य साबित हुआ, वो हर चुनाव में यही कहते हैं कि बीजेपी जीतेगी, कहीं का चुनाव हो। तो अगर जीत गई तो सत्य है, हार गई तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसमें उनकी कोई क्रेडिबिलिटी के खतरे पड़ती नहीं है। तो जो लोग उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मनोदशा को समझने का प्रयास कर रहे थे, वो गलत करते ही नहीं थे। आप मुझे बताइए कि एक ऐसा राजनीतिक दल, एक ऐसा विपक्ष जो अपनी ताकत 3 गुना बढ़ाएगा, तो क्या उस राजनीतिक हलचल को आप महसूस नहीं करेंगे? वो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको? वो चुपके चुपके से इस तरह के परिवर्तन हो जाएंगे। और अगर इस तरह की राजनीतिक हलचल थी और उसके विश्लेषक महसूस कर रहे थे, तो गलत कैसे हो गए? क्या चुनावी परिणाम ही आपके चुनावी आकलन को तय करेंगे? अगर कोई हलचल नहीं है, एक तरफा चुनाव है, आपके बारे में कोई विरोध नहीं है, कोई आपके विरोध में बात नहीं कर रहा है, और हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं विरोध की बात हो रही है, तो आप गलत है। वो राजनीतिक व्यक्ति गलत है, और राजनीतिक चिंतक गलत है, और राजनीतिक विशेषज्ञ गलत है। लेकिन अगर आप और यह ताकत कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत छोटे मोटे मार्जिन से लोग यह परिवर्तन आया, जबरदस्त परिवर्तन आया। कई कई जिले हैं ऐसे जहां पे सत्तारूढ़ दल का खाता तक नहीं खुला। आपकी स्थिति यह हो गई कि आपको अपने मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में 50% से अधिक दल बदलों को शामिल करना पड़ा। तो ये परिवर्तन के संकेत नहीं थे? आपको अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए क्या क्या कर्म करने पड़े? किस तरह से दल बदलों को आपने प्रोत्साहित किया? आप कहते थे कि मैं पार्टी विद डिफरेंस, ये पार्टी विद डिफरेंस है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि लोग परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ा था और लोग परिवर्तन को देख नहीं रहे थे। गुजरात क्या बात